आज हम उपस्थित हैं पीलीभीत बाईपास रोड स्थित लाइफ लाइन ट्रामा सेंटर, न्यूरो ट्रामा सेंटर, और वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सतीश जी हमारे साथ उपस्थित हैं। डॉक्टर सतीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विश्ववाणी न्यूज के पोर्टल चैनल पे। और आज हम जानना चाहेंगे कि ब्रेन हेमरेज को लेकर कुछ थोड़ा प्रकाश डालें और आप अपने उससे बताएं और जागरूक करें जनता को। नमस्कार विपिन जी। ब्रेन हेमरेज एक ऐसी टॉपिक है जिसपे काफ़ी कुछ बोला जा सकता है और काफ़ी कुछ किया जा सकता है। मैं आपको ये बताऊं कि आज के ज़माने में ब्रेन हेमरेज के मरीज बहुत आयत में आ रहे हैं। एक वक्त था कि सिर्फ जाड़ों में ब्रेन हेमरेज के मरीज हम लोग देखते थे। आज गर्मियों में भी, ये गर्मी का महीना चल रहा है और बहुत ही आश्चर्य है कि मैं हर हफ्ते 3 से 4 कम से कम, कभी कभी इससे ज़्यादा भी मरीज ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो मुझे कहीं से गर्मी में घटा हुआ मरीज नहीं लग रहा है। तो लगता है कि जो पहले एक कारण हुआ करता था कि ब्रेन हेमरेज क्यों हुआ है, तो पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ ब्लड प्रेशर वाले मरीज को ही होता था। नो डाउट ब्लड प्रेशर के मरीज ही सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ब्रेन हेमरेज में दिमाग में खून जमने को हम लोग ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, लेकिन ये चोट वाले कारण को छोड़कर, इसमें नस खुद से फटी है दिमाग की जिन भी कारणों से, उसकी हम बात कर रहे हैं। चोट लगे वाले मरीज की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें कि चोट लगने से खून जमा हुआ है। वो अलग तरह के ब्लीडिंग होते हैं, अलग तरह के हेमाटोमा होते हैं, अलग तरह के नुकसान देते हैं। ये ब्रेन हेमरेज ऐसा होता है जिसमें दिमाग की नस जिन भी कारणों से ऑल ऑफ सडन अचानक फट जाती है तो दिमाग के अंदर खून जमा हो जाता है और मरीज में बहुत सारी अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आती हैं। कुछ मरीज जिनमें छोटी ब्लीडिंग होती है, नस फटने के बावजूद भी थोड़े से खून जमा हुए हैं, वो तो उनमें सुधार बहुत तेजी से हो जाती है और बहुत बार उनको 2-4 दिन से ज़्यादा भर्ती की जरूरत नहीं भी पड़ती है। लेकिन अमूमन अधिकतर मरीज जो यहाँ तक आते हैं, हॉस्पिटल तक पहुँचते हैं, 100-200 किलोमीटर के रेंज के होते हैं, तो वहाँ से यहाँ तक आते आते भी 4 से 6 घंटा वो गंवा चुके रहते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, टाइम इज ब्रेन जो हम लोग बोलते हैं, तो उसमें क्या है कि मरीज जितनी जल्दी हमारे पास पहुँचता है, हम उसकी उतनी जल्दी जांचें करते हैं, उनका एक जनरल असेसमेंट करते हैं। पेशेंट का GCS बोलते हैं, ग्लासगो कॉमा स्केल, कि वो किस लेवल पे है, क्या बहुत क्रिटिकली इल है, बहुत क्रिटिकली डाउन है, या या बीच बीच में है, या एकदम ही कॉमा में है। तो ये 2-3 स्टेज में हमें मरीज को देखना पड़ता है और उस हिसाब से हम उस मरीज का इलाज करने को तत्पर होते हैं। अमूमन जो ब्रेन हेमरेज हम लोग सुनते हैं वो यूजुअली 60 साल 65 साल के बुजुर्गों में ज़्यादा सुनने में मिलता था। आज अब ये स्थिति है कि हम 25-30 साल वाले भी लड़कों में, यंग लड़कों में भी ब्रेन हेमरेज के मरीज देख रहे हैं। मेरा कारण आप भी समझ सकते हैं, ओवर स्ट्रेस्ड लाइफ, पूरी नींद नहीं ले पाना। मैक्सिमम आप देखते होंगे जो बड़े शहर के हैं, अब तो छोटे शहर में भी सुबह 7 बजे से लेकर रात 11-12 बजे तक काम करना, उसके बावजूद भी मोबाइल पे या वर्क फ्रॉम होम करने के चक्कर में कंटिन्यूस 24 घंटे में लोग 16, 17, 18 घंटे तक काम कर रहे हैं। तो इससे न रेस्ट हो पाता है, न टाइम से खान पान हो पाता है, और उनके लाइफ में, यंग हो चाहे ओल्ड हो, इतनी स्ट्रेस हो जाती है कि वो अनजाने में ही हाइपरटेंसिव हो जाते हैं। और बहुत बार तो ये यंग जनरेशन जो होते हैं वो कभी नपवाने भी नहीं जाते ब्लड प्रेशर, अनटिल अनलेस कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तब तक तो डॉक्टर से कंसल्ट भी नहीं करते। और जब आते हैं हेमरेज के साथ तो बड़ी दुख होता है कि ये तो रोका जा सकता है। ओल्ड एज में क्या होती है, नसें जो होती हैं खून की, उसमें कोलेस्ट्रॉल या फैट जो बोलते हैं, लिपिड जो होता है, वो डिपॉजिट हो जाने चलते क्या होता है कि नली की जो थिकनेस होती है खून के बहाव की, वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। उसके चलते क्या होता है, नैरो हो जाते हैं ल्यूमेन। तो उससे क्या होता है, आप किसी पाइप को ज़्यादा दबा दोगे तो और तेज उससे फोर्स से पानी जाती है, उसी तरह ब्लड भी और तेज हो जाती है। ब्रेन हेमरेज में क्या होता है कि दिमाग की नस, वो ऐसी जगह की नस फटती हैं जो एंड आर्टरी बोलते हैं। एंड आर्टरी मतलब कि वो लास्ट हो रही थी, तो जो लास्ट आर्टरी होगी वो सबसे बारीक हो जाती है। तो वहां पर अगर प्रेशर एकदम बढ़ गया तो फट जाती है। अमूमन दिमाग के जो सबसे कॉमन जगह पे नसें फटती हैं वो हम लोग गैंग्लियोनिक ब्लीड बोलते हैं।
बेसल गैंग्लिया राइट या लेफ्ट किसी तरह का ब्लीड हो सकता है। अब क्या होता है कि अगर लेफ्ट साइड की ब्लीडिंग होती है तो यूजुअली उसमें दाएं साइड की वीकनेस आती है और उसमें आवाज जाने की संभावना रहती है। और वही राइट साइड की अगर दिमाग में ब्लीडिंग होती है तो उससे लेफ्ट साइड का वीकनेस आता है, पैरालिसिस होता है या उसमें और उसमें आवाज बचने की संभावना रहती है, उसमें भी कभी कभी आवाज चली जाती है। लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज होती है कि ब्लीडिंग कहाँ पर हुई है। ये तो हुआ कि दोनों साइड राइट लेफ्ट गैंग्लियन की ब्लीडिंग पर। कुछ ब्लीडिंग होती है पोस्टीरियर फोसा ब्लीडिंग होती है जो दिमाग के पीछे वाले हिस्से में होती है, वो बहुत खतरनाक होती है क्योंकि वो ब्रेन स्टेम के नजदीक का एरिया होता है। ब्रेन स्टेम वो एरिया होता है ब्रेन का जिसके चलते हम सब, आप लोग जो भी जीवित हैं वो तब तक हैं जब तक हमारा ब्रेन स्टेम काम कर रहा है। ब्रेन स्टेम में कहीं से भी प्रेशर अगर आ गया तो उससे हमारी सांस और हार्ट पे असर आता है और एकदम से सडन डेथ भी होती है। तो हम जो भी पेशेंट आते हैं उनका असेस करते हैं कि क्या इसके सीटी स्कैन और इसके कंडीशन देखते हुए हमें तुरंत ऑपरेशन करना है, लेट करना है या नहीं करना है। जब ऐसे मरीज आते हैं, मैं चलिए एक सीरियस मरीज से स्टार्ट करता हूँ जो आया और उसके 220/140 बीपी था और मरीज डाउन होता जा रहा, तब तो हमें मजबूरी में तुरंत ओटी में लेना पड़ता है, पैरालाइज करके मरीज को वेंटिलेटर पे डाल के और तुरंत ऑपरेट करके हम ब्लड निकालते हैं, दिमाग के हिस्से को खोल देते हैं और हड्डी भी हटा देते हैं। बीपी को पूरा कंट्रोल करके चलना पड़ता है कि रीब्लीडिंग ना हो जाए और मरीज को 24 घंटे पैरालाइज करके रखते हैं। अब आप सोचिए कि एक वक्त था, बीच में बात उठ रही थी कि लोग वेंटिलेटर पे रख लेते मरीज को। न्यूरो सर्जरी का बेस्ट रिजल्ट अगर मेरी राय में कोई माना जाए, ऑपरेशन के बाद जो बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं वो ओनली बिकॉज ऑफ अच्छी सर्जरी, अच्छे केयर एंड वेंटिलेटर के सपोर्ट के चलते। जब हम 24 घंटे ब्रेन को, 48 घंटे ब्रेन को स्टेबलाइज कर लेते हैं, उस पर रिलैक्स रख लेते हैं एक तरह से समझे, तो हमारा पोस्ट ऑपरेटिव रिजल्ट और मरीज के रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे मिलते हैं। ब्रेन हेमरेज में एक और चीज होता है कि जो नसें फटी, हाई ब्लड प्रेशर चलते, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट चलते हैं या मरीज को बहुत सारे नसों की और भी प्रॉब्लम होती है, जैसे नसों के गुच्छे होते हैं जिसको एनिरिज्मल ब्लीड बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें दिमाग में नस फटती है तो वो ब्लड अलग तरह से झिल्लियों के अंदर, सिस्टम्स बोलते हैं, उसमें फैल जाती है। उस मरीज में अगर मरीज स्टेबलाइज कंडीशन में भी आया है, स्टेब्लिश भी है, चलता फिरता भी आया है, वो मरीज और खतरनाक होते हैं अगर उनके नस के गुच्छे या एनिरिज्म निकला है, जिसके कि 7 दिन के अंदर दोबारा फटने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। तो इसलिए हम लोग तुरंत से उसका सीटी, एमआरआई, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, इस तरह की जो भी जांचों की जरूरत है, इंक्लूडिंग ब्लड टेस्ट वगैरह, एंड मरीज को कोई और अदर बीमारी साथ में चल रही है, हार्ट की, किडनी की, लीवर की, तो उसको भी टैकल करते हुए इसे हमें ट्रीट करना पड़ता है। अब मैं अलग अलग तरह के ब्रेन हेमरेज पे थोड़ी सी आपसे बात कर लूं। अब जैसे एक पेशेंट आया हमारे पास, आप देखिए इसके लेफ्ट साइड में ये हेमरेज हो गया, नस फट गई है, आपको दिख रहा है, ये ब्लड दिख रहा है, ये व्हाइट व्हाइट जो सीटी स्कैन में दिख रहा है ये ब्लड है, ठीक है। और ये ब्लड कहां से कहां तक फैला हुआ है, और जो इसके चलते मरीज को क्या हुआ कि इसका प्रेशर इफेक्ट आ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, ये मिड लाइन शिफ्ट हो रहा है, और इससे क्या होता है कि दिमाग के जो ब्रेन स्टेम की बात मैं कर रहा था, अगर उस पर प्रेशर आ जाए तो मरीज सीरियस हो जाता है या उसे बचा पाना मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको ऑपरेशन करके इस ब्लड को हटाया, यहाँ से यहाँ तक की हड्डी हटाई ब्रेन की, ऑपरेशन किया और बाद में हड्डी को हटाए हुए छोड़ दिया और झिल्ली लगा के रख दी, ताकि ब्रेन को क्या होता है कि ऑपरेशन बाद ब्रेन की सूजन और बढ़ती है, जब बढ़ेगी तो ब्रेन थोड़ा सा और बाहर की तरह जाता है। तो हमने उसे स्पेस दिया, और मैं आपको इस दूसरे फोटो में दिखा हूँ, दूसरे सीटी स्कैन में इसी मरीज के ऑपरेशन का बाद का एक सीटी स्कैन देखें, जहां से ब्लड यहां से हम लोगों ने हटा दिया तो देखिए प्रेशर खत्म हो गया, यहां से हड्डी हटा दी और हमने रिलैक्स होने के दिया। देखिए ब्रेन बाद में सूजन के साथ भी देखिए वहीं तक पहुंच गया जहां तक कि ये हड्डी थी। तो इससे क्या हुआ कि ब्रेन में प्रेशर इफेक्ट अब नहीं आया है, तो इससे मरीज की रिकवरी अच्छी हो रही है और अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और छुट्टी के स्थिति में भी है। इसी क्रम में मैं एक और दिखलाऊं आपको, ये एक दूसरा मरीज है जिसके राइट साइड में ब्लीड हुई। अभी जो पहला वाला दिखलाया था उसके लेफ्ट साइड में ब्लीड थी, इसके राइट साइड में ब्लीड है, लेकिन इसका प्रेशर इफेक्ट बहुत ज्यादा मुझे नहीं दिखा।
और नंबर ऑफ कट्स भी कम थे। तो इससे क्या हुआ कि मरीज भी स्टेबल था, मरीज इसकी आवाज़ भी बची हुई थी क्योंकि इस साइड ब्लीडिंग नहीं थी। उसके एक साइड की वीकनेस आई है, लेकिन वीकनेस भी कम आई है, हाथ में ज़्यादा आई है, पैर अभी भी वो मोड़ पा रही है, हालांकि काफ़ी दूर पूरनपुर से आई है। लेकिन वहाँ के डॉक्टर ने देखा और घंटे भर के अंदर ही वहाँ से मेरे पास भेज दिया और 3 घंटे के अंदर मरीज मेरे पास, हेमरेज होते ही 3 घंटे के अंदर मरीज मेरे पास पहुंच चुका था, जिसका हमने सिटी स्कैन भी करा लिया। और ये देख के हमने घर वालों को आश्वस्त कर दिया कि इसके वीकनेस थोड़ी रहेगी, आवाज़ बच गई है और इसे तुरंत से ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। रिपीट सिटी में अगर ब्लड बढ़ता है या प्रेशर इफेक्ट आता है या मरीज डाउन होता है तब हम इसको ऑपरेशन करेंगे। तो इसलिए मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि सभी मरीज को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इस मरीज को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। इसी क्रम में एक और सीरियस हेमरेज की बात करूं, यहां भी हेमरेज आपको दिख रहा है और अभी जो दोनों सिटी स्कैन मैंने दिखलाया उससे एक छोटा हेमरेज दिख रहा है। लेकिन आप ये देखिए, मेरे लिए इन तीनों मरीजों में ये सबसे ज्यादा सीरियस मरीज है। इससे काफी दिन हमें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी क्योंकि इसकी ब्लीडिंग होके इंट्रावेंटिकुलर एक्सटेंशन हो गया था। इंट्रावेंटिकुलर मतलब वेंटिकुलर सिस्टम में ये ब्लड फाड़ के पानी की थैली वाली जो एरिया होती है उसमें जा चुकी है। तो ये ज्यादा खतरनाक ब्लीडिंग होती है, इसलिए मरीज कम से कम 10-12 दिन से वेंटिलेटर पे था। धीरे धीरे वेंटिलेटर से निकला है, अब रिकवरी हुई है और इसमें फिलहाल लकली कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो एक छोटा ऑपरेशन करके हमें कभी कभी ईबीडी डाल के इसके प्रेशर को घटाना पड़ता है। ईबीडी एक नली होती है जो बाहर से डालते हैं हम लोग और उससे दिमाग की पानी को बाहर कंटिन्यूस करते हैं और जब एक बार पेशेंट बेटर हो जाता है तो उस नली को हटा देते हैं। तो इस तरह ये अलग अलग तरह के हेमरेज होते हैं और एक होता है नसों का गुच्छा, एक होता है एवियम जिसमें आर्टरी और वेन दोनों के मालफॉर्मेशन हो जाते हैं। तो ये बड़ी बड़ी चीजें आपके या आम लोगों के लिए कोई उतना मायने नहीं रखती, लेकिन ब्लीडिंग का पैटर्न पे डिपेंड करता है, उसके साइज पे डिपेंड करता है और मरीज जो आप तक पहुंचा है कितने जल्दी पहुंचा है और उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, इस पर हेमरेज का इलाज संभव होता है। तो जल्दी जल्दी सर रोकथाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, रोकथाम बहुत अच्छा तरीका और शायद यही एक तरीका भी है। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं या मतलब बीपी के मरीज हैं या आपके फैमिली में हिस्ट्री है तो आप रेगुलर बीपी चेकअप कराते रहे, चाहे आपका नॉर्मल भी चल रहा हो। आप सस्पिशियस रहिए कि आपका बीपी कभी एकदम न बढ़ जाए। जो सबसे बड़ी गलती होती है, जितने मरीज भर्ती होते हैं उनमें से अमूमन 70 to 80% लोग जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे थे शुरुआत से, वो कहीं ना कहीं बीच में आके छोड़ देते हैं और घर वालों को पता भी नहीं होता है। शुगर अनकंट्रोल रहता है, कुछ और भी जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका अनकंट्रोल चल रहा है, काफ़ी हाई चल रहा है, किडनी पे असर है, यूरिया क्रिएटिनिन हाई चल रहा है। ये सब मरीज अगर अपने टाइम से दवाई सब लेते रहे, अपनी चीज़ को कंट्रोल में रखें तो बहुत बड़ा लॉट है जिसको हम बचा लेंगे, जिसको हेमरेज होगी नहीं। और रिलैक्स रहें, मेडिटेशन करें, है ना, एक्सरसाइज करें, ग्रेडेड एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से पूछ लें कि हम जैसे कार्डियक पेशेंट है तो हम कौन सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई लीवर किडनी किसी तरह की और प्रॉब्लम है। खान पान पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एंजॉय कीजिए, सब चीज़ कीजिए, उसका भी इम्पोर्टेंस है। टाइम से सोइए, लेकिन खान पान पे थोड़ा सा रेगुलर रहने वाले लोग को ये सब प्रॉब्लम कम आती है, जो टाइम से खाते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, टाइम से काम करते हैं। और ओवर स्ट्रेस हो जाने से कोई या स्ट्रेस रहने से किसी को फायदा नहीं होना, आपको भी नहीं होना और ना आपकी फैमिली को होना है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।